इस खूबसूरत सी लड़की को इस 42 साल के अधेड़ से प्यार हो जाता है। लड़की अपना घर छोड़कर इसके साथ भाग जाती है। उसके बाद ये लोग एक कमरा किराए पर लेते हैं और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ। अब सोच कर देखिए, 42 साल का शख्स जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसको 18 साल की खूबसूरत लड़की मिलती है तो उसके तो मजे ही मजे। हर कोई बोल रहा था कि इसके तो मजे आ गए, इसकी तो चांदी हो गई। लेकिन कुछ ही महीने साथ रहने के बाद ये शख्स इस लड़की की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल देता है और खुद जाकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। 2 महीनों तक ये राज दफन रहता है, किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर लड़की कहाँ गई। दूसरी तरफ जो टुकड़े पुलिस को मिले थे, पुलिस ने अज्ञात समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 2 महीने के बाद पुलिस इस तक पहुंचती है और इससे सवाल करती है कि भैया, तू 42 साल का अधेड़ था, तुझे इतनी सुंदर जवान लड़की मिली, 18 साल की लड़की, और तेरे साथ वो रहती थी, तुझसे शादी करना चाहती थी और तूने उसकी हत्या कर दी। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? जब पूरी कहानी को शुरुआत से आप सुनेंगे तो आपका मुंह खुला की खुला रह जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जो वजह, जब पुलिस वालों ने इससे ये पूछा कि यार तू ये बता, तू इतना अधेड़, इतने बुरे मुंह का, फिर तूने इतनी सुंदर लड़की को अपनी बातों में कैसे फंसा लिया, इतनी सुंदर लड़की को तूने कैसे पटाया? तो जो ये कहानी बताता है कि शुरुआत से लेकर आखिर तक, भागने तक की, उसको सुनकर सच में आपका भी मुंह खुला रह जाएगा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूं, वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ूं, तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लें। और नीचे जाकर आपको कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो या आप कुछ चाहते हो कि मैं वीडियो में बोलूं, तो वो नीचे जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मैं आपके भी नाम को लूँगा, आपका कमेंट्स से पढ़ूंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ। तो जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की है और वहीं का एक राधानगर थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक बीबीपुर रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन है। और वहीं पर 28 जून 2 महीने पहले, 2026 का 28 जून था, तब पुलिस को रेलवे ट्रैक पर लाश के टुकड़े मिलते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़की की लाश के टुकड़े हैं और हालत तितर से बितर हो चुकी है। कई किलोमीटर दूर तक ट्रेन टुकड़ों को ले गई है। पुलिस देखती है, पुलिस को लगता है कि शायद आसपास गांव की कोई लड़की होगी, शौच वगैरह करने के लिए यहाँ पर आई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि लड़की अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हो तब यहाँ पर आई हो। पुलिस ये सब अंदाजे लगाती है और इंतज़ार में रहती है कि कोई तो आएगा अपनी लड़की को ढूंढता हुआ और शिनाख्त हो जाएगी लड़की की। पुलिस आसपास इलाके में भी लोगों को बता देती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। पुलिस इंतज़ार में थी कि शायद कोई आए, लेकिन इंतज़ार होता रहता है, लेकिन कोई भी नहीं आता लड़की के बारे में पूछने में। और आखिर में पुलिस कुछ दिनों के बाद, जब कोई नहीं आता, तो पुलिस अज्ञात मानकर लड़की को उसका अंतिम संस्कार कर देती है। बात खत्म हो जाती है। लेकिन लड़की के जो फोटो, जो डेड बॉडी के फोटो थे, उनको सेव कर कर पुलिस ने अपने पास रख लिया था। वक्त गुजरता जाता है और अचानक से 20 जुलाई 2026 को राधानगर थाने में एक शख्स आते हैं जो अपना नाम बताते हैं महावीर लोधी। और वो बताते हैं कि साहब, आज से 1 साल पहले की बात है। उनकी लड़की जिसका नाम पुष्पा था, जिसकी उम्र 18 साल थी, और वो हमारे साथ जो थरियाफ थाना है वहीं के घसीपुर के औरई गांव में रहती थी। हम वहीं के रहने वाले हैं। हमारी बेटी, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, कॉलेज में वो पढ़ती थी। लेकिन गांव के ही जो गंगा सागर है, जिसका जो अधेड़ था, जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, उसने हमारी बेटी को अपनी बातों में फंसा लिया था। और ये जो गंगा सागर था, इसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसका जो बेटा था वो भी हमारी बेटी से 1 साल बड़ा, यानी कि जवान 19 साल का था, और ये गांव में रहता था। इसने हमारी बेटी को फंसा लिया। जब हमें पता चला कि हमारी बेटी से ये बातचीत करता है तो हम इसे समझाने बुझाने के लिए पहुंचे। लेकिन ये 1 साल पहले हमारी बेटी को लेकर भाग गया। उसके बाद हमारी गांव में तमाम बदनामी हुई। हमने ये सोच लिया कि हम अपनी लड़की से बातचीत नहीं करेंगे। 2025 के नवंबर के महीने में हमारी बेटी को ये लेकर भागा था। हमने अपनी बेटी से सब कुछ ख़त्म कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरता जाता है
और जो बुरी यादों के ज़ख्म थे वो भर जाते हैं और हमारे दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार जागता है और हम अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी बेटी थी वो राधानगर थाना क्षेत्र के ही एक इलाके में किराए के मकान पर गंगा सागर के साथ रहती थी। दोनों लिव इन में एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इन लोगों ने शादी नहीं की थी और साहब वो हम लोगों से बातचीत किया करती थी, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। अब हमने ये बोल दिया था चलो अब कोई बात नहीं है अगर तुम गंगा सागर के साथ रहना चाहती हो। लेकिन फ़िलहाल में जो जून का महीना था, 25 जून से हमारी बेटी की उससे बातचीत होना बंद हुई है और अब जुलाई लग चुका है लेकिन हमारी बेटी का कुछ पता नहीं है। हम जब भी गंगा सागर के पास फ़ोन करते हैं, गंगा सागर को चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन उससे हमारी बेटी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। साहब हमें लगता है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि हमारी बेटी अगर जिंदा होती तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होती, वो हमारे पास तो फ़ोन करती, हमसे बात करे बिना वो नहीं रह पाती, अपनी माँ के पास फ़ोन करती, लेकिन उसने साहब 2 महीने से फ़ोन नहीं किया है। हम बड़े परेशान हैं, हमारी बेटी को ढूंढा जाए। अब पुलिस बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो पुलिस बोलती है क्या जून के महीने में जो 28 जून था तब रेलवे ट्रैक पर, बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर कुछ बॉडी के टुकड़े मिले थे, क्या तब तुम्हें नहीं खबर मिली? तो वो कहती है कि साहब टुकड़ों की तो हमें खबर मिली थी कि लाश के कुछ टुकड़े वगैरह मिले हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारी बेटी तो जिंदा थी। हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी बेटी जिंदा है, ठीक ठाक है, किसी और लड़की की या महिला के टुकड़े होंगे। तो पुलिस बोलती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा करो हमारे पास फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आप एक बार उन टुकड़ों को फ़ोटोज़ को देख लो, हो सकता है वो आपकी बेटी के हों। इस टुकड़ों की वीडियोस जब महावीर लोधी को दिखाती है तो जो महावीर लोधी के साथ में उनकी पत्नी थी वो देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। महावीर लोधी का रोते रोते बुरा हाल था। बोलते हैं कि साहब ये तो हमारी बेटी के टुकड़े हैं, ये तो हमारी बेटी की लाश है, ये उसकी लाश का वहाँ पर 2 महीने पहले मिली थी, हमें पता तक नहीं है। हमारी बेटी का अंतिम संस्कार भी हो गया, हमें नहीं पता थी कि हमारी बेटी की हत्या हो गई। पुलिस बताती है कि रेलवे ट्रैक पर बॉडी के टुकड़े मिले थे, शायद आपकी बेटी ने खुद जाकर रेलवे ट्रैक पर करा हो। तो वो जो महावीर लोधी थे बोलते हैं साहब हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, जो कुछ किया है उसके प्रेमी गंगा सागर ने किया है, गंगा सागर ने हमारी बेटी की हत्या की है और उसके बाद बॉडी के टुकड़े वहां पर फेंके हैं। पुलिस की टीम फौरन रवाना होती है, गंगा सागर जो प्रेमी था उसके पास पहुंचती है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो गंगा सागर बोलता है कि साहब मैंने कहाँ पुष्पा को गायब किया है, मैंने खुद जुलाई में ही मैंने उसकी पुष्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और 5 जुलाई को मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साहब आप चेक कर लें, मैं खुद थाने आया था क्योंकि पुष्पा गायब हो गई थी 5 जुलाई को और मैंने थाने में ये बात बताई थी। पुलिस जब रिपोर्ट चेक करती है तो ये बात सच निकलती है। वहीं पुलिस को याद आता है कि हाँ ये शख्स थाने में आया था और इसने बताया था कि इसकी पत्नी पुष्पा गुस्से में कहीं चली गई है और पुलिस ने इस बात को हल्के में लिया था। पुलिस ने ये सोचा था कि शायद चली गई होगी, वापस आ जाएगी, और इसको जो गंगा सागर है इसको भी टुकड़ों की वीडियोस दिखाई थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया था टुकड़े देखकर। पुलिस अब इसको गंगा सागर से सख्ती से पूछताछ करती है, गंगा सागर के घर की जानकर छानबीन करती है और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो गंगा सागर जो प्रेमी था 42 साल का वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ साहब मैंने ही 25 इसकी पुष्पा की हत्या की थी और उसके बाद मैंने ही रेलवे ट्रैक पर इसकी बॉडी को फेंका था प्लानिंग के तहत। अब पुलिस सख्ती से इससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो पुष्पा से प्यार करती थी और पुष्पा एक जवान खूबसूरत लड़की थी। जब पूरी कहानी शुरुआत से बताता है तो ये बताता है कि साहब जब मेरी पत्नी की मौत हो गई थी आज से 3 साल पहले, तो उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ अकेला रहता था, वहीं मेरा गांव में आना जाना था और उस टाइम पर मेरी नज़र पुष्पा पर पड़ती है। मैं पुष्पा को कभी चॉकलेट देकर जाता था तो कभी उसकी तारीफ़ करता था और ऐसे ही कर क्योंकि पुष्पा के घर के पास ही मेरा आना जाना होता रहता था तो मेरे पास पैसे बहुत सारे रहते थे। मैं कभी पुष्पा को 500 रुपये दे गया, कभी कुछ दे गया, कभी पुष्पा के लिए कपड़े गिफ्ट कर गया। तो ऐसे कर मैं हल्के हल्के पुष्पा के करीब आ जाता हूँ, क्योंकि पुष्पा के घर के लोग तो खेतों पर हुआ करते थे, थोड़ी बहुत मैं बातचीत कर लेता था और ऐसे कर एक दिन मैं पुष्पा का नंबर भी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद पुष्पा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि पुष्पा सुंदर थी, गाँव में पुष्पा के बराबर कोई सुंदर लड़की नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहता है और पुष्पा ये सब देखकर मुझसे प्यार करने लगती है और फिर मैं पुष्पा से बोलता हूँ कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे पास तो मेरी पत्नी भी नहीं है,
क्या तुम मेरे साथ रहोगी। पुष्पा तैयार हो जाती है क्योंकि गांव के लोगों को पता चल चुकी थी मेरे और पुष्पा के अवैध संबंध के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में। इसलिए पुष्पा अपने घर से बैग वैग लेकर घर से भाग आती है क्योंकि पुष्पा 18 साल की थी। तो मैं पुष्पा के साथ भागने के बाद पुष्पा के परिवार वालों को ये बोलता हूँ कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, हमने और पुष्पा ने, अगर आप चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन परिवार के लोगों को जब पता चलता है कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है तो वो लोग बेचारे कम पढ़े लिखे थे, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते। और उसके बाद मैं राधा नगर में यहीं पर किराए का मकान लेकर रहने लगता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मुझे और पुष्पा को साथ रहते हुए 1 साल हो चुका था। मुझे पुष्पा बहुत ज़्यादा पसंद थी, सब सही चल रहा था। लेकिन होता यूँ है कि जो ये मेरा बेटा था जिसका नाम राजकुमार है, इसको पुष्पा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और राजकुमार का कहना ये था कि तमाम रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती हो चुकी है। तमाम रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि इसने ही, जो गंगा सागर है, इसी ने अपनी पत्नी की हत्या की होगी दूसरी शादी करने के लिए, और ये एक छोटी सी लड़की को लेकर रह रहा है। और जो राजकुमार मेरा बेटा था वो ये भी बोलता था कि पिताजी तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं होगी और मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता क्योंकि तुम इस लड़की पुष्पा को अपने साथ रखे हुए हो, इसको रखेल बनाकर। जब ये सारी बातें मेरे ऊपर पड़ती हैं, तमाम रिश्तेदार मुझे नालत भेजते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैं पुष्पा को छोड़ दूंगा। जब मैं ये बात पुष्पा से बोलता हूँ तो पुष्पा बोलती है कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आई हूँ और तुम मुझे दूसरों के लिए छोड़ने की बात बोल रहे हो। इस बात पर पुष्पा का दिमाग ख़राब हो जाता है। पुष्पा बोलती है कि अब मेरी यहाँ से अगर जाएगी तो वापस लाश जाएगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मेरा कोई नहीं बचा। जाहिर सी बात थी यार, पुष्पा ने अपना परिवार छोड़ दिया था, गांव में अपने परिवार की बेइज्जती करवा दी थी। और जो प्रेमी था बूढ़ा, उसने ना ये देखा पुष्पा ने कि ये बुढ़ा है, काला है, फिर भी उससे प्यार कर रही थी। मतलब सोच कर देखिए एक लड़की किस हद तक किसी को प्यार कर सकती है, परिवार छोड़ सकती है, पैसा नहीं देख रही, उम्र नहीं देख रही, प्यार कर रही है। और वो कैसे प्यार करेगी, मतलब कैसे करेगी यार प्यार। लेकिन इतना प्यार करने के बाद भी गंगा सागर अपने बेटे से बोलता है कि वो तो मुझे छोड़ने की नहीं बोल रही है, वो मुझसे इतना प्यार करती है। तो बेटा बोलता है तो फिर उसको मार दो, और मारने के बाद उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दो। सबको ये लगेगा, किसी को कुछ मतलब पता ही नहीं चलेगा, सबको ये लगेगा कि इस लड़की ने यहाँ पर खुद आकर ऐसा कदम उठाया होगा। और गंगा सागर को ये बात सही भी लगती है। मतलब सोच कर देखिए यार, कोई इंसान कितना गिर सकता है। और गंगा सागर अपने बेटे और एक अपना रिश्तेदार जिसका नाम लवकेश था और शिव नारायण, इन लोगों के साथ मिलकर पुष्पा की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 30 जून को इसने हत्या की थी, उसके बाद 3 दिनों तक बॉडी को अपने ही घर पर रखता है, फ्रिज में सेट कर। और आखिर में ये लोग फैसला करते हैं कि जब रात के टाइम बॉडी को लेकर निकलेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली में और वहाँ रेलवे ट्रैक पर फेंक आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले जगह को चेक किया था कहाँ बॉडी फेंकनी है, कहाँ से ट्रेन निकलती है। रात के टाइम 2-3 ट्रेनें निकलती थी, इसलिए बॉडी को ये रात के टाइम वहीं पर बीबीपुर रेलवे ट्रैक पर डाल आते हैं और सुबह बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बाद ये थाने में जाकर थोड़े दिन के बाद, क्योंकि फ़ौरन नहीं जाता, थोड़े दिन के बाद जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट तब दर्ज करवाता है कि पुलिस इसके ऊपर शक ही ना कर पाए, क्योंकि जुलाई के महीने में इसकी बीबी गई है और लाश पहले मिली है। मतलब सोचकर देखिए कितनी चालाकी इसने की। लेकिन उसके बाद पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद ये खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखों से आंसू आ गए कि भाई एक लड़की ने इतना प्यार किया, उसके बाद उस बूढ़े शख्स ने, मतलब अधेड़ शख्स ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। आप इस आरोपी को क्या सज़ा की मांग करते हैं कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इस दरिंदे को, इसके बेटे को? देखिए कितने हैवान लग रहे हैं देखने में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों को फांसी की सज़ा मिले तो जो ऊपर फॉलो का बटन है उसको दबाकर नीचे कमेंट कीजिए फांसी, तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इसको सज़ा भी दिलवाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला कमेंट है, मेरा नाम गुड्डू है, मैं सिंधी ज़िले से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। और ये बोल रहे हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम समाधान पटली है, महाराष्ट्र से। और ये बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम मियाँ भाई हैं हैदराबादी, बाबर शरीफ। ओ वालेकुम अस्सलाम बाबर शरीफ।
और ये बोल रहे हैं मेरा नाम आशा है, मैं नेपाल से हूँ। थैंक यू भाई, आप मेरा नाम लिए। तो आशा जी कोई बात नहीं है, हर बार अब आपका नाम लिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं भाई मैं रेनू कोहली उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आपका वीडियो देखती हूँ 1 साल से, बहुत अच्छा वीडियो लगता है, लाइक और कमेंट शेयर करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेनू। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम छानू यादव है, मैं झारखंड से हूँ और आपका वीडियो 4 साल से देख रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप मेरा वीडियोस 4 साल से देख रहे हैं। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम चंचल है, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। और ये बोल रहे हैं राम राम जी, हम बबलू श्रीवास्तव, आप बरेली से, आपका वीडियो बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा साफ साफ लिखा करें। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम किशन यादव है, मेरा घर पूरा मिर्ज़ापुर से है। तो वालेकुम अस्सलाम हिमांशु यादव, आप सलाम भी जानते हैं, नमस्ते भी कर सकते थे, मैं नमस्ते भी बोलता हूँ। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम खुर्शीद आलम है फ्रॉम बिहार। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तमिलनाडु से हूँ, फरजाना। बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अनीशा परवीन है, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यू करते रहना। बिल्कुल, हम वीडियोस बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और ये बोल रहे हैं हाय भाई, मेरा नाम अलीशा अली है, 1 साल से आपका वीडियो देख रही हूँ, तो आपका भी शुक्रिया। और ये बोल रहे हैं मैं नेपाल से भाई, मेरा नाम महेश है। और ये बोल रहे हैं ज़िला गोंडा से हूँ, राजेंद्र पांडे, मेरा नाम ज़रूर लेना। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़ान है, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, शुक्रिया आज़ान भाई। ये बोल रहे हैं मेरा नाम तैयब है, मैं आपका वीडियो बहुत दिन से देखता हूँ, मेरा ज़िला किशनगंज बिहार। ये बोल रहे हैं राजकुमार फ्रॉम नेपाल से। प्रज्ञा सिंह बोल रही हैं आप जो वीडियो बनाते हो मैं सब देखती हूँ, तो थैंक यू प्रज्ञा। पप्पू कुमार माधेपुर से। और राजमल राजस्थान से, मेरा नाम भी ले लेना, मैं अजय। AK माफिया अमन राज अस्सलाम। ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं अमरोहा से आके हसन हूँ, आपका वीडियोस देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू। और आप लोगों की समझदारी है कि आप लोगों को सीखने को मिलता है। और ये राजमल बोल रहे हैं मैं आपका वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। पुष्मिता रहमान सोनिया बोल रही हैं कि मैं आपका वीडियो बांग्लादेश से देखती हूँ। थैंक यू पुष्मिता कि आप मेरा वीडियोस बांग्लादेश से देखती हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों की मैं दुआएं करता हूँ कि आप लोगों की